हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बीफिल्म रिएक्ट्स। मैं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं जन्फर अली। नितेश राजपूत इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और पाकिस्तान के अंदर भी इनको ज़्यादा सुना जाता है, काफ़ी लोग इसको सुनते हैं। हमने रिसेंटली भी इनके ऊपर एक वीडियो की थी, रियलिटी ऑफ पाकिस्तान क्राइसिस। उसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया था, बड़ी कमाल के फैक्ट्स के ऊपर इन्होंने बात की थी। आज जो है एक और वीडियो उनकी मेरे सामने आई है, कश्मीर इशू एक्सप्लेन्ड। आज जो है हम कश्मीर इशू एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं नितेश राजपूत के थ्रू। देखते हैं जी इनके पास क्या नॉलेज है और क्या इन्फॉर्मेशन है कश्मीर इशू के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर अपने रिव्यूज देंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदाउट एनी वेट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। देश बनते हैं तो सही और गलत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट था, ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। जो हमारी फौज के अंदर मुस्लिम लोग हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उनके साथ जाके मिल जाए। जब ये लोग बारामूला पहुंचे तो इन लोगों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि वहां के लोग आज तक वो चीज भूल नहीं पाए। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन भी बढ़ रहा था। उनका ये कहना था कि जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते, पूरा एरिया ले लेते। जो भी चीजें मैंने बताई पाकिस्तान ने यूएन के अंदर खुद एक्सेप्ट कर ली और ये ऑन गई। 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो 15 अगस्त को जो हमें हिस्सा मिला था उसमें 40% के करीब जो रियासतों का हिस्सा था वो हमको नहीं मिला था। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि रियासतों की मर्जी है, वो चाहे तो इंडिया के साथ जाके जुड़ सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ सकते हैं या फिर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। देखिए 565 के करीब रियासतें थी। अगर मैं पाकिस्तान वाला पार्ट हटा दूं तो फिर भी 535 के करीब रियासतें थी। इन सबको जोड़ के एक देश बनाना था और ये कोई मजाक बात नहीं थी। इसका काम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो हमारे उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये कायदा तो ये कहता है कि सारी रियासतों से पूछा जाता, अगर उनका मन होता इंडिया के साथ जुड़ने का तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। जब देश बनते हैं तो सही और गलत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जो छोटी रियासतें थी उनको तो कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, उन्होंने विद्रोह भी देखा था, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया के अगेंस्ट में जाए, वो इंडिया से आके मिल गई। बाकी जो रियासतें थी कुछ को प्यार से मनाया गया, कुछ को डराया गया और अलग अलग तरीके अपनाए गए। और ये जितनी भी रियासतें इंडिया के साथ आके मिली थी इनसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र भी कहते थे। और ये विलय पत्र हर एक रियासत के लिए सेम था, वर्ड बाय वर्ड। तो पटेल जी ने अपना काम बहुत ही अच्छे से निभाया, सारी रियासतों को इंडिया से जोड़ दिया। बस 3 जगह बात आके फंसी, एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ की जो आबादी थी वो हिंदू थी और जो वहां का राजा था वो मुस्लिम था और उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो इंडिया के साथ जुड़े और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। तो 15 सितंबर 1947 को उसने जाके एक एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ और जूनागढ़ को जाके पाकिस्तान में जोड़ दिया। कायदे में अगर देखा जाए तो जो भी रियासत चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहे चाहे वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहे, ऐसा वो कर सकती थी। तो वहां पे विद्रोह करा दिया गया और जो राजा था जूनागढ़ का वो भाग के पाकिस्तान चला गया। और जब वहां पे शांति हुई तो वहां पे प्लेबिसाइड हुआ। प्लेबिसाइड यानी कि वहां की जनता वोटिंग के थ्रू डिसाइड करेगी कि उसको पाकिस्तान के साथ जाके मिलना है या फिर उसको इंडिया के साथ जाके मिलना। और जब वहां पे प्लेबिसाइड हुआ तो 99% वोटिंग इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आई। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का जो डिफेंस है वो अपने हाथ में रखा था। दोनों के जो कमांडर थे वो अंग्रेज थे और ये बहुत ही अच्छी चीज थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी लड़ाइयां और होती। और अब बचे थे हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद का जो राजा था वो मुस्लिम था और वो भी पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हैदराबाद एकदम बीचों बीच था, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और दूसरी चीज, जूनागढ़ में उसने देखा था कि राजा का क्या हाल हुआ था तो वो डरा भी हुआ था। तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि अभी जो चीज जैसी है वैसी रहेगी, 1 साल के बाद डिसाइड होगा कि पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है। और पटेल जी भी इस चीज से हो गए थे क्योंकि उनको अपना फोकस इस समय जम्मू एंड कश्मीर पे करना था। अगर आप देखोगे तो जूनागढ़ और हैदराबाद का पाकिस्तान से जाके मिलना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। अगर वो जैसे तैसे करके पाकिस्तान के साथ जुड़ भी जाते तो वही हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ था और जिन्ना ने जूनागढ़ के अंदर देखा था कि प्लेबिसाइड हुआ था तो बहुत ज्यादा होपफुल थे कि कश्मीर के अंदर भी अगर प्लेबिसाइड होगा तो फैसला उनके हक में जाएगा, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी वहां पे ज्यादा थी। और जैसे धीरे धीरे टाइम निकल रहा था उनका ऑब्सेशन जो था कश्मीर को लेकर वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे और वहां जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम थी। राजा किसी भी कीमत पे अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए जो भी ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल थे वो सारे दिक्कत वाली थे। अगर राजा हरि सिंह पाकिस्तान से जाके मिलते हैं तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पे एक हिंदू राजा का टिकना बहुत ही मुश्किल है, ये चीज उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। अगर वो इंडिया से जाके मिलते हैं तो नेहरू जी रोज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर इलेक्शन होगा
तो मेजोरिटी में मुस्लिम है तो वैसे ही नहीं राजा बनेंगे। तो राजा हरि सिंह को अपनी गद्दी से बहुत ज्यादा प्यार था। अगर वो इंडिपेंडेंट भी रहते तो सबको पता था कि जो रियासत इन दोनों कंट्रीज के बीच में फंसेगी उसके लिए मुश्किल होगी। तो राजा हरि सिंह के लिए भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन भी बढ़ रहा था, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो उनकी आर्मी थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, तो वो चाह के भी कश्मीर के ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने पैरेलली 10,000 लोगों की आर्मी खड़ी करी जो कि सिविलियंस की तरह दिखते हो, आजाद कश्मीर फौज, जो कि कश्मीर पे अटैक कर सके। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूं तो झूठे फैक्ट्स बता के पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूँ। जो भी चीजें मैंने बताई है पाकिस्तान ने यूएन के अंदर खुद एक्सेप्ट करी है और ये ऑन पेपर है। जितनी भी चीजें इस पूरी वीडियो में मैं बता रहा हूँ सारी की सारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आप कुछ भी वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। हरि सिंह को जब आजाद कश्मीर फौज के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा श्योर थे कि आराम से जीत लेंगे। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने फिर भी समझाने की कोशिश की कि जो हमारी फौज के अंदर मुस्लिम लोग हैं, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उनके साथ जाके मिल जाए। लेकिन राजा हरि सिंह के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, जिस चीज का डर था राजेंद्र सिंह को वही हुआ और ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते गए। जब ये लोग बारामूला पहुंचे तो इन लोगों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि वहां के लोग आज तक वो चीज भूल नहीं पाए। जिस तरीके से पाकिस्तान का डिफेंस अंग्रेजों के हाथ में था, ठीक उसी तरीके से इंडिया का डिफेंस भी अंग्रेजों के हाथ में था। अब एक दिन के अंदर इंडिया आजाद सेना तो नहीं खड़ी कर सकता था, तो उन्होंने माउंटबेटन से बात करी। माउंटबेटन का स्टांस बहुत ही क्लियर था कि हम अपनी आर्मी का यूज किसी पे अटैक करने के लिए नहीं करेंगे। एक ही सिचुएशन में हम अपनी आर्मी का यूज करेंगे जब हमारे ऊपर अटैक हो रहा हो और हमें अपना डिफेंस करना हो। और क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा उस समय नहीं था, इसलिए हम अटैक नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान की सेना श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर रह गई थी, तब हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने वीपी मेनन को हरि सिंह के पास भेजा एक डॉक्यूमेंट लेके। हरि सिंह ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया और कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। कुछ लोग जो कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, उनका ये कहना था कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। ये जो डॉक्यूमेंट वीपी मेनन ने साइन कराया था, ये वही डॉक्यूमेंट था जब इंडिया ने बाकी रियासतों को अपने साथ जोड़ा था तो उनसे साइन करवाया था। जब इंडिया ने कश्मीर में अपनी फोर्सेज उतार के एक तरफ से पीछे करना चालू किया तो पाकिस्तान ने भी ट्राई किया कि वो भी अपनी फोर्सेज उतारे। उन्होंने अंग्रेजों से बात करी, लेकिन माउंटबेटन ने जो इंडिया से कहा था सेम वही चीज अंग्रेजों ने पाकिस्तान से भी कही कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इस समय अगर हम फोर्सेज अपनी उतारेंगे तो वो एक अटैक माना जाएगा रादर देन एक डिफेंस। कश्मीर और इंडिया के इस एग्रीमेंट को लेके जिन्ना बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे। उन्होंने माउंटबेटन को बुला के बात करी कि इस एग्रीमेंट को हम मानते नहीं है, क्योंकि जब जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो वहां पे उस एग्रीमेंट को माना नहीं गया था, बल्कि वहां पे प्लेबिसाइड हुआ था। तो माउंटबेटन ने भी यही इंडिकेशन दिए थे कि जब यहाँ पे शांति हो जाएगी तो यहाँ भी प्लेबिसाइड होगा। उसके बाद दो चीजें ऐसी हुई जिसके बाद से इंडिया का स्टांस थोड़ा सा वीक पड़ गया। पहली चीज, नेहरू जी मंच पे आके उन्होंने अनाउंस किया कि जैसे युद्ध विराम होगा उसके बाद हम लोग प्लेबिसाइड कराएंगे। और दूसरी चीज, जब ये 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को रिजोल्व कराने के लिए नेहरू जी यूएन चले गए। अब जो लोग यूएन जाने से खुश नहीं थे, उनका ये कहना था कि जब 1-1.5 साल से युद्ध चल रहा था तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते और पूरा एरिया ले लेना चाहिए था rather than यूएन जाने के। फिर यूएन का रेजोल्यूशन आया जिसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट उसमें से यह था कि जो भी जहां पे है वहीं पे रुक जाए और लड़ाई को आगे कंटिन्यू ना करे। दूसरा पॉइंट उसमें यह था कि पाकिस्तान की फोर्सेस को कश्मीर को पूरी तरीके से खाली करना होगा और उसके बाद इंडिया की फोर्सेस पीछे हटेंगी। तीसरा पॉइंट यह था कि जब ये दोनों फोर्सेस पीछे हट जाएंगी तो वहां की जनता डिसाइड करेगी कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। यानी कि वोटिंग होगी, वहां पे प्लेबिसाइड होगा। तब से लेके आज तक जिस पॉइंट पे लड़ाई रुकी है उसको एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जिस एरिया में पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और तब से लेके आज तक इसका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं। इंडिया में ऐसे कई सारे किस्से हैं। एक मैंने रिसेंटली सुना है इंडिया अनकवर्ड कुकू एफएम पर, वो ऑडियो बुक मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें जो पर्सपेक्टिव मिलता है इंडियन स्टोरीज का बहुत ही अलग है। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग वर्नाकुलर ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म विद कंटेंट लाइब्रेरी ऑफ 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट in different regional languages. Also they launch a new audiobook every single day. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप कूपन कोड NR20 यूज करते हैं ये देखा हमने जी, बड़ी कमाल की इंफॉर्मेशन थी। फैक्ट्स बड़े कमाल के थे और ये तकरीबन आधे से ज़्यादा फैक्ट्स तो हमें भी पता थे क्योंकि हमारे माशरती उलूम जो हम PhD पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ाया जाता है। लेकिन बेसिकली जो हम भी समझते हैं और जो इंडियन भी समझते हैं वो यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए थे। ठीक है, अगर इलेक्शन हो जाते तो ये मसला ख़त्म हो जाता। मे भी कि वो अब अलहदा से रियासत तो बन नहीं सकती थी क्योंकि वो बता चुके हैं कि वो दो बड़े मुल्कों के दरमियान में एक छोटी सी रियासत। बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता था। वो प्लेबिसाइट अगर करवाते उनके दरमियान इलेक्शन करवाते तो इंडिया को थोड़ा सा ये भी था कि वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, जैसे वहाँ पर जूनागढ़ में हुआ, तो ये प्रॉब्लम भी साथ साथ
चलती ही रही इसके। और हमें लगता भी नहीं है कि अब ये मसला कभी हल होगा, जिस तरह की क्योंकि हमारा मेरे ख्याल डेडलॉक में ये लगा हुआ दोनों है। कंट्रीज के जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज को काफी सपोर्ट करता है अगर हाँ। देखा जाए तो। और गवर्नमेंट जो भी बनती है वो मेन मुद्दा, तो अगर हम पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडियन दोनों भाई भाई बन जाएंगे तो फिर कौन सा मुद्दा रहेगा बिल्कुल। गवर्नमेंट बनाने का। तो ये हम रिसेंट वीडियो में भी एक देख चुके हैं। तो ये हम भी चाहते हैं कि दोनों ममालिक अमन से रहें और कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल या जो है ना आर्मी का कोई इस तरह का क्लैश ना हो। सो होप सो के जो है अमन ही रहेगा। सो अपनी राय का इज़हार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। गुड बाय।